हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम और इस एक स्पेशल इंटरव्यू और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हम बात करेंगे इंडिया के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की। और अगर हम पिछले कुछ वर्षों में देखें तो सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हमको इंडिया के बीएफएसआई सेगमेंट में देखने को मिला है और इसका कारण बहुत सारे रहे हैं, जिसमें डिजिटाइजेशन, आपका फिनटेक रेवोल्यूशन, आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन, बहुत सारी चीजों ने इसको सहारा दिया है और पूरा एंटायर लैंडस्केप ऑफ द बैंकिंग सेक्टर हैज चेंज्ड इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स। ये कैसे बदलाव हुए हैं और आगे क्या बदलाव हो सकते हैं एज वी मार्च टुवर्ड्स $7 ट्रिलियन इकोनॉमी, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर संजय अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर बीएफएसआई केयर एज रेटिंग से। वेरी गुड आफ्टरनून अग्रवाल सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। Thank you. The pleasure is ours. संजय सर, इंडिया के बैंकिंग सिनेरियो को अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में, मुझे याद है अगर हम 5 वर्ष पहले हम अपने बैंकिंग स्पेस को देखें तो एनपीएज एक मेजर ड्रैग रहा था, लेकिन अब बहुत ज्यादा बदलाव के बाद अब एनपीएज नियर 3%, फ्रॉम मोर देन 11% टू 3%। ये एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बड़ा कदम रहा है, डिजिटाइजेशन। ये पूरा लैंडस्केप आप कैसे बदलता देखते हैं? और जैसे कि हमने अभी बात की कि $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम 2030 तक, और उसके लिए बैंकिंग सेक्टर को काफी सक्षम होना होगा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट वन शुड कीप इन माइंड? थैंक फॉर टेकिंग मी दिस प्रोग्राम। अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं तो ये हमारी जर्नी स्टार्ट होती है करीब करीब 2013-14 ऑनवर्ड, जब हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी इश्यूज थे और बैंकिंग सेक्टर वाज वेरी हेवीली लीनिंग टुवर्ड्स कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर इट्स बिजनेस। तो 2015 में जब आरबीआई ने AQR लाया, एसेट क्वालिटी रिव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि आपके कॉर्पोरेट एसेट्स पे थोड़े भी आपको शक हो तो आप जी उनको एनपीए में डाल दीजिए। जी। तो ये पूरा चला 3-4 सालों तक। तो 2017-18 तक बैंक्स वर मार्किंग अ लॉट ऑफ एसेट्स इनटू एनपीएस। तो उस हिसाब से 2019 तक ये फिगर आपने जो 11-12% का कहा था, तो वी हैड अ रिकॉर्ड हाई ऑफ अबाउट 12% जीएनपी इन द एंटायर बैंकिंग सेक्टर। राइट। तब तक काफी कुछ क्लीन अप चालू हो चुका था। सो इस क्लीन अप में काफी राइट ऑफ हुए, रिकवरी स्टार्ट हुई अंडर द आईबीसी प्रोसेस, जहाँ काफी प्रमोटर्स को कंपनी अपनी गंवानी पड़ी थी, नए लोग कंपनी को मैनेज करने चालू कर दिए। जी। गवर्नमेंट ने काफी पैसा डाला, आरबीआई काफी स्ट्रिक्ट हो गया इन टर्म्स ऑफ बिजनेस आप कैसे करते हो, एनपी रिकॉग्निशन कैसे करते हो। तो 2018-19 में द वर्ड्स हैड पीक्ड और उसके बाद से सुधार चालू हुआ। फिर हमें 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में कोविड था। कोविड जी में गवर्नमेंट का काफी सकारात्मक रोल रहा। उन्होंने एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन ऑफर की, और जी। उसी समय आईबीसी वगैरह के कारण कॉर्पोरेट इंडिया भी डेट एवर्स हो गया। वो उनको बोरो नहीं करना था, वो अपना लोन रिपे करते जा रहे थे। जी। तो क्रेडिट क्वालिटी बहुत सुधर गई। आज जब हम 2018 से आज हम जब बात करते हैं तो ग्रॉस एनपीए फिगर हालांकि 3% के आसपास है, 2.5% के आसपास है, बट नेट एनपीए फिगर 1% से कम है। इट्स ऑलमोस्ट 0.8%, विच इज द हाइस्ट एवर, विच इज द बेस्ट एवर। तो एनपीए रिकॉग्निशन स्टार्टेड ऑलमोस्ट अराउंड 1993-94, जबकि नॉर्म्स काफी लिबरल होते थे, अब नॉर्म्स बहुत टाइट हो गए। इसके बावजूद हमारे नेट एनपीए इज अबाउट 0.8%, एंड इट इज इम्प्रूविंग। तो हमें आशा है कि इस साल के एंड तक या नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग तक ये 0.665% तक आ जाएगा, विच विल बी द लोएस्ट। उससे नीचे पॉसिबल नहीं है, नहीं तो बैंकिंग सेक्टर को काफी बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। जी। तो दैट इज वेयर द सेक्टर इज नाउ हेडेड। सर, आपने एनपीएस की बात तो कर ली, लेकिन पहले तो हम सिर्फ बैंक्स को जानते थे। 2010 में सिर्फ बैंक्स की बात करते थे। उसके बाद एनबीएफसी स्पेस आई, जहाँ पे जब हमारी सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे जोर दिया, फोकस किया, तो एनबीएफसीज की तरफ हमारी नजर गई। एंड मेनी ऑफ द रेगुलेशंस, मेनी ऑफ द सपोर्ट सिस्टम फॉर एनबीएफसीज वेर इम्प्रूव्ड एंड दे हैव बीन डूइंग क्वाइट वेल। और उसके बाद अब है पेमेंट बैंक्स, अब है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का चलन आ गया है। तो ये slowly we are graduating towards including the entire population of India into the banking, the mainstream BFSI segment. हाँ, आपने सही कहा है। अभी एनबीएफसी का चलन काफी अच्छा हो गया और डिजिटाइजेशन है, जिसके कारण
डेटा इनफ्लो और स्टेट थ्रू प्रोसेसिंग में काफी सहारा मिलता है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो काफी सक्रिय हो गए हैं, तो उनसे काफी डेटा मिलता है कि अगर कोई किसी से पैसे ले लेता है तो बाकी लेंडर्स को मालूम चलता है उन्होंने पैसे लिया, अगर वो लौटाते नहीं तो बाकी लेंडर्स उनको पैसे नहीं देते हैं। जी। आपके बैंकिंग प्रोसेस के डिजिटलाइजेशन के कारण आप पैसे बैंक अकाउंट में सीधा डाल सकते हो, बैंक अकाउंट से सीधा आप पैसा ले सकते हो। जी। एंड लॉट ऑफ द इकोनॉमी फॉर्मलाइजेशन हैज हैपेंड, तो उससे भी काफी पैसा बैंकिंग सिस्टम और बैंकिंग चैनल के थ्रू चलने लगा है। इसके साथ साथ और भी काफी चेंजेस आई, जैसे जीएसटी आया तो जीएसटी में काफी डेटा बैंकिंग सिस्टम से फ्लो होने लगा। अभी कंपनीज के पास सुविधा है कि वो 5 से 10 मिनट में आपकी पूरी पास्ट हिस्ट्री ले ले। जैसे इनकम टैक्स के रिकॉर्ड इनकम टैक्स की वेबसाइट से ले सकते हैं आपकी सहूलियत के साथ, आपके बैंक अकाउंट के रिकॉर्ड आपके सहूलियत के साथ आप ले सकते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो से आपके पास टैक्स रिकॉर्ड ले सकते हैं। तो उस हिसाब से एनबीएफसी अपने सिस्टम में अपने आप ही आपके इनकम, आपके खर्चे, आपकी कैपेबिलिटी एसेस कर सकते हैं। वो उस पूरे प्रोसेस में वो आपको लोन देने में उन्हें बहुत सहूलियत होती है। और उन्हें ये भी मालूम है कि अगर आप पैसे वापस नहीं दोगे तो आपको तकलीफ ज्यादा आएगी बजाएगी उनके। तो वो राइट। पैसे देने में भी ज्यादा हिचक कम हो गई, तो हमारी जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आपने टर्म कही वो काफी बढ़ गई है। जैसे माइक्रो फाइनेंस, दैट इंडस्ट्री वेयर द एवरेज लेंडिंग इज 40,000 रुपीज and it is only to female borrowers, that industry is now almost 5 lakh crores. ओके। So that is the extent to which the financial inclusion has happened. सिमिलरली हाउसिंग लोन है, अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत बड़ा हो गया है। हम हमारे पास काफी सारी कंपनियां हैं जो अफोर्डेबल हाउसिंग का काम करती हैं, और वो काफी अच्छी उनकी रिकवरी है, उनके रेट्स काफी कॉम्पिटिटिव है। सो द होल लैंडस्केप हैज चेंज्ड अ लॉट। A lot of that has to do with the government, a lot of that has to do with the mindset of the people, and a lot of that has to do with the growth in the economy. And that we see as a very continuing trend. All the, as you said, spoke about banks, small finance bank, payment banks, NBFCs, housing finance company, microfinance, ये सारी एक साथ चलेगी। जी। द कंट्री सो लार्ज, एंड जैसे इकोनॉमी का आपने कहा कि $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो जी। उस इकोनॉमी की साइज एंड स्केल में ये सारे इंस्टीट्यूशन भी चलेंगे और शायद और भी नहीं जुड़ जाए। जैसे ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारे पास उतनी सारी इंस्टीट्यूशन नहीं है। जी। We have seen REIT या InvIT coming in a new infrastructure investment vehicle, वो भी राइट। काफी बढ़ गई है। तो वी नीड ऑल ऑफ दैट, इट्स नॉट जस्ट कुछ एक चलेंगी और बाकी कोई उसका जगह ले लेंगे, वैसा कुछ नहीं होने वाला। जी। आपने क्लोजली रिजल्ट्स को एनालाइज किया होगा पिछले कुछ सालों में बैंक्स के, और अगर हम पिछले साल के FY24 के अर्निंग्स देखें, ऑल ऑफ द बैंक्स हैव बीन डूइंग वेल. It is not only private sector bank, it is the PSUs which have been leading and outperforming, be it the stock market or be it on the balance sheet front. तो ऐसे जो नतीजे हमको देखने को मिले हैं FY24 के लिए, उनको देख के आपको क्या लगता है, ये अभी शुरुआत है और आगे बेहतर होने वाले हैं? आपने सही कहा, नतीजे काफी बेहतर है पहले से। तो स्पेशली पीएसयू बैंक्स का एक कारण ये है कि इनके जो एनपीएस थे वो प्राय प्राय प्रोवाइड हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि राइट नाउ वी आर सिटिंग ऑलमोस्ट एट 0.8 to 0.9% ऑफ नेट एनपीए, तो प्रोविजनिंग तो आपकी नेट एनपीए पे रहेगी। तो दैट वुड प्रॉब्ली एट द मोस्ट फॉल टू 0.6 तो काफी कुछ पुराने जो ओवरड्यूज थे वो सब काफी प्रोवाइड हो चुके हैं। तो इसके लिए क्रेडिट कॉस्ट काफी लिमिटेड है। बैंक्स आर नाउ बिकम कॉम्पिटिटिव, तो उनकी प्राइसिंग में थोड़ी मार्जिन हिट हो रही है, बट उस हिसाब से बैलेंस शीट की ग्रोथ आ रही है। एंड जी। ड्यू टू दी डिजिटाइजेशन एक्सेट्रा वी सी अ फेयर बिट ऑफ कंफर्ट ऑन दी ओपेक्स। तो हमें लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहेगी। हालांकि दी इम्प्रूवमेंट इन प्रॉफिटेबिलिटी सर्टेनली स्लो डाउन अ लॉट बिकॉज वी हैव रीच्ड क्वाइट अ हाई लेवल। But having said that, the sector seems poised for growth in the balance sheet, and while the margins dip a bit, the overall profit figures should do good, and the balance sheet strength is good as lending culture is good in the country. वो सब इसे सपोर्ट करेगी। So since you closely track this sector, private investment has been lagging. I mean, ये माना जा रहा था कि green shoots are visible. Now companies are again starting to expand. तो private investment kick off जल्दी होगा, पर उसका इंतजार हम सबको अभी तक है। जिस स्तर से वो बढ़ना चाहिए था उस स्तर से बढ़ा नहीं है. Is that an issue for banks in going forward? So this story we have heard in the media for long that private sector expenditure has been lagging.
बट अगर हम जीडीपी नंबर्स को, आई एम नॉट अ इकोनॉमिस्ट, आई वोंट बी एबल टू गिव यू अ प्रॉपर सॉर्ट ऑफ एन असेसमेंट, बट हमारे इकोनॉमी से हमारी बात होती है तब जब हम समझते हैं कि अबाउट say 30 to 40% of the growth is coming from consumption. The balance 60 to 70% is growth is coming from the investment and capex. So we ओके। cannot blame or put the entire bonus onto the government. A lot of it has to do with private sector. हाँ, राइट। बड़ी प्लांट्स नहीं, ग्रीनफील्ड प्लांट्स नहीं आ रही है, दैट इज करेक्ट। जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो एक्सपेंडिचर होना था वो नहीं हो रहा है, वो कम है अभी। इवन थर्मल एक्सपेंडिचर इज लेसर, and some of the expenditure on roads etc has been streamlined by government a lot and hence it's not visible. बट काफी कुछ काम हो रहा है। तो अपने, अगर आप देखेंगे जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज है स्पेशली फॉर बिल्डिंग मॉल्स, होटल्स, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, वो बैंकिंग सेक्टर से काफी बड़ा है। हाउसिंग लोन इज डूइंग वेरी गुड, infrastructure growth has been there. So lot of the investment is happening, but that is happening in more of the semi-formal, unorganized or the नॉन हेडलाइन फिगर स्पेस। जैसे आपके मॉल्स बढ़ रहे हैं, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस बढ़ रहे हैं, रेसिडेंसेज में वी आर सीइंग रिकॉर्ड सेल्स ऑफ रेसिडेंसेज। तो ऑल दैट इज अ फॉर्म ऑफ कैपेक्स व्हिच इज हैपनिंग। प्रोबेबली फैक्ट्रियों में आपको नहीं लग रहा होगा बिकॉज इंडिया इज अ सर्विस इकोनॉमी, तो फैक्ट्रीज का ऐसे भी थोड़ा चलन कम रहेगा। हैविंग सेड दैट, वी सी फ्रॉम द company that we rate and we speak to, we see fair bit of capex on the way. तो ओके। अभी आज स्टील इंडस्ट्री में बात करें तो कम से कम 1.5 से 2 लाख करोड़ का कैपेक्स ऑन वे है, गिवन द टॉप 4 5 स्टील कंपनीज। सिमिलरली वी सी सिग्निफिकेंट हेडरूम ऑन द सोलर एंड ग्रीन एनर्जी एक्सेट्रा। फिर आपके कुछ कुछ रिन्यूएबल में आ रहे पंप स्टोरेज जो हाइडल है, उसमें काफी कैपेक्स हो रहा है। तो आने वाले सालों में प्राइवेट सेक्टर जो विजिबल कैपेक्स है वो भी बढ़ जाएगा। तो आप मीडिया को ये भी फायदा हो जाएगा, वो देख के बता दे कि हाँ कैपेक्स बढ़ा हुआ है। जी। अनसिक्योर्ड लोन्स को लेके आरबीआई ने दिक्कत जताई थी। आरबीआई का सुपरवाइजरी एक्शन जो है वो काफी बढ़ चुका है, चाहे वो एनबीएफसीज हो चाहे वो बैंक्स हो। और अनसिक्योर्ड लोन्स को लेके दिक्कत है, वो हम सब जानते हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? और जो आरबीआई का सुपरवाइजरी एक्शन हम इंडिविजुअली देख रहे हैं, इज दिस राइट वे टू अप्रोच? तो अनसिक्योर्ड लोन्स, एज यू सेड, आरबीआई इज विजिलेंट ऑन इट और वो काफी उस पर एक्शन उन्होंने ले लिया है। अगर अनसिक्योर्ड लोन का हम देखते हैं उसमें आपकी पर्पस कई बार डिफाइन नहीं होती, पैसे क्यों गए। जैसे आपने कार लोन लिया तो मालूम है कार खरीदा, आपने हाउसिंग लोन लिया मालूम है हाउसिंग लोन खरीदा, घर खरीदा। अनसिक्योर्ड लोन में वो समझ में नहीं आ रहा आपका क्या हो रहा है। तो इट कुड बी कंजम्पशन, इट कुड बी स्टॉक मार्केट, इट कुड बी बैलेंस पेमेंट फॉर योर हाउसिंग एक्सेट्रा, इट कुड बी एनीथिंग। So to that extent, it is something that needs to be seen and watched. And then on the other hand, there was a significant growth in the unsecured loan portfolio. करीब करीब 25 से 30% ग्रोथ 2 3 साल लगातार हो रहा था। जी। तो एक रेगुलेटर के नाते आरबीआई का क्वेश्चन काफी सही है, क्योंकि आप किसी भी सेक्टर में स्पेशली जिसमें आपका एंड यूज डिफाइंड नहीं है या आपके समझ में नहीं आ रहा है, उसमें इतना ग्रोथ होना कुड बिकम अ चैलेंज। हालांकि आज के दिन सब फिगर ठीक लग रहे हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो से बोरोवर्स की रिकॉर्ड कुछ खराब नहीं लग रही है, बट उसमें काफी कुछ रीफाइनेंसिंग भी चलता है, तो मालूम भी नहीं चल सकता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। Having said that, when we saw the overall unsecured loan portfolio, about let's say 7 in 13 to 14 lakh crores, about 10 to 11 lakh crores is by banks, which is largely prime unsecured loans. वहाँ ओके। इंटरेस्ट रेट्स भी कम रहती है और टेन्योर्स भी बैंक्स और बैंक के नॉर्मली वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही रहते हैं। ओके। इसके बाद करीब करीब दैट इज अबाउट 70% एंड अबाउट अनदर 20% इज टू एनबीएफसी गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी एसेट्स। तो 90 95% of the assets are very high quality, good quality. The balance, probably 10% is where something the system could be worried about. Having said that, हमने ये जैसे आपने पहले भी कहा था, डिजिटाइजेशन है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, डेटा का अवेलेबिलिटी टू दी लेंडर है, वो जी। काफी कुछ कंफर्ट देता है लेंडर को टू अंडरस्टैंड वेयर दे शुड पुल द प्लग और कहाँ उनको लेंडिंग करनी चाहिए। तो लेंडिंग उस हिसाब से हो रही है, हमें फिगर्स में कहीं कोई तकलीफ नहीं नजर आ रही है। देयर आर सेक्टर इन अनसिक्योर्ड लोन वेयर क्रेडिट कॉस्ट इज हाई, तो वो उतना हाई चल रहा है, और देयर सेक्टर इन अनसिक्योर्ड लोन वेयर द क्रेडिट कॉस्ट इज लो, वो लो चल रहा है। ऐसा हमें कोई तकलीफ नहीं समझ में आ रही, बट वी फील आरबीआई हैज टेकन अ वेरी अप्रोप्रिएट कॉल to make the market understand that this is not a sector you lend to normally, you have to be more cautious, and if you want to lend and earn high margin तो आप इस पे कैपिटल भी ज्यादा एलोकेट कीजिए। तो उस हिसाब से है, मीन द सिस्टम इज नॉट शोइंग एनी साइन ऑफ ब्रेकिंग डाउन।
Okay. But then obviously it's not a part of the economy where you would like to have an unbridled money बिना काउंट के कोई ग्रोथ हो सकती है, वैसा नहीं हो सकता। सर कुछ साल पहले हम इंतजार कर रहे थे बजट में ये देखने के लिए कि कैपिटल इन्फ्यूजन बाय द गवर्नमेंट इन पीएसयूज कितना होगा, कितनी होगी, लेकिन अब वो समय बदल चुका है, अब वो हम नहीं देखते। बट क्या आपके पास कोई ऐसी लिस्ट हो या कोई ऐसे बैंक्स आप ट्रैक कर रहे हो जिनका आपको लगता है कि FY25 में फंड रेजिंग प्लान हो सकता है? फंड रेजिंग प्लान बैंक्स का रहेगा। अभी भी बैंक्स की कैपिटल पोजीशन काफी अच्छी है, और जैसे आपने भी कहा स्टॉक मार्केट इज सपोर्टिंग दैट, सो अब बैंक्स के शेयर प्राइस भी काफी अच्छे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी अच्छी है। So now we probably could see some bit of reversal the way government may say, because SEBI has a guideline that not more than at least 75% should be held by the at least 25% should be held by the public, right? So कई banks में वो ceiling meet नहीं हुई है। Some in some cases it's 3%, in some cases 7% where shares are held by the public। वहाँ government को अपना stake कम करना होगा, and if it does not happen through fresh issuance, then government will have to sell its share। तो अब हम उसका रिवर्सल कुछ हद तक देख सकते हैं। But having said that, banks are well positioned. Government stake high है, they can sell the stake, they can raise capital and keep the balance sheet strong as well as grow the balance sheet. तो वो अभी हम काफी हैप्पी सिचुएशन में है as far as capital is concerned, as far as government holding is concerned, as far as profitability is concerned. We are in a pretty happy situation. जी। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन वाज वन ऑफ द मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट, द करंट गवर्नमेंट, पर ऐसा हुआ नहीं। कुछ साल से हम इंतजार ही करते रह गए कि जो सरकारी बैंक है उनका प्राइवेटाइजेशन होगा। क्या आपको लगता है ये संभव है अगर यही सरकार अगले 5 साल के लिए भी आती है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि बैंक्स में डिपॉजिटर्स पैसे, कई डिपॉजिटर्स इसलिए पैसे डालते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट बैंक है। So tomorrow, if government is no longer the predominant shareholder, then there could be impact on the willingness of the depositor to invest in those banks, right? I mean, it may be 10%, 20% of the depositors, but कुछ depositors जरूर impact होंगे। तो उस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन पर से मे बी अ वैल्यू डिस्ट्रक्टिव प्रोपोजिशन, बट दैट इज समथिंग विल हैव टू सी। अभी तक तो कुछ प्रपोजल ऐसे हाथ में आया नहीं है, गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को साथ में लेके चला नहीं कि आप हम इनको प्राइवेटाइज कर देंगे। तो जब तक वो स्टेप आता नहीं है, तो क्योंकि एज आई सेड बैंक्स आर इन हैप्पी सिचुएशन, सो व्हाई वुड वन वांट टू डिस्टर्ब एन एप्पल कार्ट। हैविंग सेड, पीपल वुड वांट टू सी कि इसमें क्या हमें फायदा, इकोनॉमी को क्या फायदा हो रहा है, इकोनॉमी को क्या लॉस हो रहा है। डिपेंडिंग ऑन द कॉल विल बी टेकन एट अप्रोप्रिएट पॉइंट ऑफ टाइम। बट ये तो हम काफी दिनों से सुनते आ रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के बाद, और उसमें बहुत कुछ एक्शन हुआ नहीं है। तो ये कोई सही नहीं रहेगा हमें सोचने के लिए कि ना ये अगले साल हो जाएगा, ये गवर्नमेंट आएगी तो जरूर होगा। India bond inclusion in JP Morgan global indices जून में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। How do you see it and how will it augur for the banking system in India? तो जो पैसा आ रहा है अभी भी, वी कैन सी मूवमेंट ऑफ द फंड्स इनफ्लो बाय द एफआईज एंड ओवरसीज इन्वेस्टर्स इन एंटिसिपेशन कि अब तो जून में इंक्लूजन आ जाएगा तो तब से तो पैसा लगना चालू हो जाएगा। So we see a lot of funds coming into India through the GSEC route, so the government security route से पैसा आएगा। We are not sure how much would come into the banking and other individual counterparty names. The most of the money will come in the GSEC route. Having said that, it will augment the, I mean, जो local capacity है bond market की उसको support करेगा, और उससे सभी को फायदा होगा। Everybody will be benefited by that. जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के बारे में, बिकॉज बहुत सारी बातें सुनते हैं हम। अब यूएस फेड को हम ट्रैक करते हैं बिकॉज वहां से जो इंडिकेशन आएगी उसके चलते हुए हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक्ट करेगा। पर ये लगता है कि वी हैव टू स्टे विद दिस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्फ्लेशन दैट वी आर डीलिंग विद, और इंटरेस्ट रेट भी एलिवेटेड लेवल्स पे ही रहेगा। आपका क्या मानना है? तो ये आपने गलत सेक्टर हेड से पूछ लिया, ये हमारे इकोनॉमिक्स से आप पूछना चाहिए। Having said that, our feeling is that banking system का credit deposit ratio काफी adverse है। Credit growth is something around 16% last year, excluding the merger, while the deposit growth was something less than 13%. तो 3-4% का difference उधर है। Plus अपना credit deposit ratio has moved upwards of 80%, which probably the regulators may not be happy with. So
So as a banking system, the focus will be more on liabilities and less on giving loan. So the availability of funds for lending may be lesser. So even if the interest rates in the GSEC market move, probably banking sector के rates उतने जल्दी move नहीं होंगे. It will take some time to move even beyond that. हम्म, हम्म, हम्म। और अगर सर हमको $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है अपने देश को, तो बैंकिंग सर्विसेज के बगैर तो हम नहीं बन सकते। सो व्हाट आर द की 3 थिंग्स दैट विल रियली ऑगमेंट एंड प्ले फॉर द बैंकिंग सिस्टम, फॉर डेवलपिंग द बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री? So I may not be able to tell you 3 exact reasons. Let's say the banking sector, what you have seen is in the past, the banking sector generally grows in line with the nominal economy. तो अगर हम जीडीपी ग्रोथ अगर आ रही है तो बैंकिंग सिस्टम को उसके हिसाब से उसे ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा, probably 1.2 times or 1.3 times of the real GDP growth. So that growth has to be sustained. Because of that, the supply of deposits, as I said, has to be very steady. And that probably requires some bit of reversal from the reducing savings culture that we are having. So the savings culture has to be improved beyond that. So probably the government or somebody has to incentivize either the borrowers or the banks to invest in bank deposits. So I think that is one. The other is the risk culture of the banks now is slightly on the adverse side. So that it's slightly, let's say, they are very risk averse. So they will probably have to open up. And then to do that, ये IBC वगैरह में जो पेंडिंग केसेस वगैरह है और उनकी सूची अभी कम होनी चाहिए, उस पर लगाम रहना चाहिए. The recovery has to be much more faster, so that the banks can be less risk averse than what they are right now. And then it should be more of whatever is business as usual right now. The financial inclusion has to keep on improving. The digitization has to keep on improving. The telecom penetration has to keep on improving. So those are the things. So like I said, in digitization improving, probably some bit of lending to the very marginal players right now that may be supported by government. So these are the more of the usual is probably what is required. मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. इट वाज प्लेजर होस्टिंग यू सर. Thank you very much. The pleasure is ours too. Thank you. Thank you so much.